सबसे पहले आप बेसिक फैक्ट छोटा मोटा पॉइंट देख लेते हैं, फिर हम लोग मेन पॉइंट पे आते हैं। तो देखिए बेसिक फैक्ट ये है कि चार्ज तो ऑलरेडी हम लोग जानते ही हैं, दो टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पहला पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट ये है कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन रिलेटिविस्टिक थ्योरी मास कैन बी वेरी व्हेन स्पीड इज वेरी हाई। तो मास इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मास इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेरी करता है। m इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी बाई सी का होल स्क्वायर, जहां पे m नॉट को रेस्ट मास में बोल रहा हूं और m को डायनेमिक मास। डायनेमिक मास मतलब रिलेटिविस्टिक मास। इसका मतलब है कि स्पीड के साथ साथ मास वेरी कर सकता है। अब ये नहीं बोला है कि सर जितना तो आप मैकेनिक्स पढ़ा है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, जो अभी आपको मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ उसमें तो आपने कभी इस बात का जिक्र किया नहीं कि 10 मीटर पर सेकंड चल रहा है कि मास का वेरी करेगा। तो एक्चुअली 10/c कीजिएगा ना तो ये ऑलमोस्ट वैल्यू 10 × 0 रहेगा। तो उस टाइम पे रेस्ट मास और रिलेटिविस्टिक मास ऑलमोस्ट सेम होता है। दैट्स व्हाई न्यूटन के मैकेनिक्स में जो हम लोग न्यूटन का मैकेनिक्स अभी पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोग मास का स्पीड के साथ बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं देखते हैं। नेक्स्ट है चार्ज डज नॉट वेरी फ्रॉम फ्रेम टू फ्रेम। इसका मतलब है कि देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर एक पॉइंट हम लोग क्यों ले रहे हैं, तो मेरा आंसर ये है कि मास कैन बी वेरी फ्रॉम फ्रेम टू फ्रेम बिकॉज स्पीड कैन बी वेरी फ्रॉम फ्रेम टू फ्रेम। आप लोग तो इतना मैकेनिक्स आप लोग को पढ़ाए हैं तो आप देखते ही हैं किसी एक फ्रेम से देखते हैं तो हो सकता है कि वो पार्टिकल रेस्ट हो, दूसरे फ्रेम से हो सकता है कि वो पार्टिकल मोशन में हो। दैट्स व्हाई जब स्पीड कैन बी वेरी फ्रॉम फ्रेम टू फ्रेम, जब स्पीड फ्रेम टू फ्रेम वेरी करता है तो मास भी फ्रेम टू फ्रेम वेरी करेगा। लेकिन चार्ज इनवेरिएंट क्वांटिटी है, चार्ज डज नॉट वेरी फ्रॉम फ्रेम टू फ्रेम। एक बेसिक फैक्ट हो गया। नेक्स्ट, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। इसका मतलब है कि कहीं पे चार्ज है, कहीं पे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है तो डैम श्योर उस क्वांटिटी के पास मास रहेगा ही रहेगा। इसका मतलब है कि चार्ज रहने के लिए मास होना जरूरी है, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। फॉर एग्जाम्पल कोई पार्टिकल है, कोई मास है और न्यूट्रल हो सकता है, करेक्ट, लेकिन कोई चार्ज पार्टिकल है तब बोले देखिए चार्ज पार्टिकल है, वो चार्ज पार्टिकल विदाउट मास होगा या नहीं होगा, तो मेरा आंसर रहेगा कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। नेक्स्ट है बहुत छोटा सिंपल सा बेसिक फैक्ट है। सबसे अब इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन और सारे स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे और किसी को भी डाउट होगा तो अपना ऑडियो को ऑन करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है, तो मैं आपको सो मेनी टाइम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह में भी केमिस्ट्री में जब 11th क्लास में आप लोग थे तो पढ़ाया था। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि वैसा कोई भी क्वांटिटी जो अपने सबसे छोटे क्वांटिटी को इंटीग्रल वैल्यू से मल्टीप्लाई, नॉट फ्रैक्शनल, इंटीग्रल वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद मिलता है, तो उस सारे क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं कि दैट क्वांटिटी इज क्वांटाइज्ड। नॉट इवन चार्ज इज क्वांटाइज्ड, एनर्जी आल्सो क्वांटाइज्ड। जैसे क्वांटाइजेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इसी चीज में तो नोबेल प्राइज मिला था आइंस्टाइन को। तो फॉर एग्जांपल कि जो चार्ज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एनर्जी का सबसे स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी फोटोन था, तो वहां पे हम क्या बोलते थे कि टोटल एनर्जी इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन इनटू एनर्जी ऑफ फोटोन। दैट्स व्हाई जो नंबर था वो फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं था, वो इंटीग्रल वैल्यू था। तो इसका मतलब है कि जो भी न्यू स्टूडेंट जो फर्स्ट क्लास कर रहे हैं प्रैक्टिस में फिजिक्स का, उनके लिए मैं बोल रहा हूं कि क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि मैं सिर्फ चार्ज का नहीं बताया, कोई भी ऐसा क्वांटिटी जिसको आज का आप क्वांटाइज बोल सकते हैं कि दैट क्वांटिटी इज क्वांटाइज्ड, जब वो क्वांटिटी इस कॉन्सेप्ट को सर्टिफाई करता है, इस कॉन्सेप्ट को कि उस क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए
उस क्वांटिटी का सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको इंटीग्रल वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्वांटिटी मिले। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज कैपिटल क्यू है, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब आपको ये समझना है कि पॉजिटिव चार्ज का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल प्रोटॉन। तो इफ वी हैव q अमाउंट ऑफ चार्ज, देन ए q सपोज कीजिए q अमाउंट ऑफ चार्ज, मान लीजिए कि मेरे पास जो q अमाउंट ऑफ चार्ज है एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिए कि मेरे पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो 2 कूलम है। पॉइंट नोटेड, 2 कूलम चार्ज का कोई बड़ा सा आपको स्फीयर या गोला नहीं मिलेगा। नहीं देखिए 2 कूलम का गोला है या स्फीयर है, एक 2 कूलम चार्ज है। तो एक 2 कूलम चार्ज एक्चुअली किसका कलेक्शन रहा होगा? एक 2 कूलम चार्ज प्रोटॉन, बहुत सारा प्रोटॉन को मिला के बना होगा। अकॉर्डिंग टू विच इक्वेशन? अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो मान लेते हैं कि एग्जाम में आ गया कि इस 2 कूलम में हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या एक 2 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है वो कितना, इसमें कितना प्रोटॉन को मिलाकर बना होगा। तो बस ऐसे कर लेंगे Q इक्वल टू, और ये कितना है 2 कूलम है तो N, और एक 1 प्रोटॉन का चार्ज तो आप तो जानते ही हैं 1.66 into 10 पावर -19 कूलम। तो यहां से N निकल जाएगा, 2 कूलम डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 पावर -19, और ए वैल्यू क्या आगे सब मिलेगा? ए वैल्यू इंटीग्रल है। और अगर इंटीग्रल वैल्यू नहीं मिलता मतलब उस टाइप का चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस टाइप का जब मैं पीडी देखिए आप लोग अलग अलग तरीके से कहीं से कट कुछ कट कर करके अलग अलग सोर्स से मैं आपको एक पीडी बनाते ऐसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते रहते थे तो मुझे बस याद होता था कहाँ पे मुझे क्या बोलना है, बट अभी मुझे कंबाइन करके आपको पीडीएफ देते रहना है। तो अभी बहुत बेसिक क्लास आज का शुरू कर रहे हैं, बट आप लोग को पता है कि मैं जब फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो स्टार्ट करता हूँ बहुत बेसिक लेवल से, बट विद इन 1 क्लास 2 क्लास हम लोग एक अच्छे लेवल पे चले जाएंगे। ठीक है, तो आप में से सबको ये समझ में आ गया कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज इज द कलेक्शन ऑफ सो मेनी फोटॉन्स। तो सपोज कीजिए कि ऐसा एग्जाम में बहुत बेसिक क्वेश्चन आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि 2 कूलम चार्ज है, दिस 2 कूलम चार्ज में हाउ मेनी नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो बस एक क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो Q इक्वल टू N इंटू Q इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो यहाँ से नंबर ऑफ प्रोटॉन आप निकाल सकते हैं। सिमिलरली सपोज कीजिए कि मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी किससे बना होगा? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का सबसे स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन। तो Q इक्वल टू व्हाट? N इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से आप निकाल सकते हैं, तो यहां से N निकाल लीजिएगा तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई QE। बट पॉइंट नोटेड, ये नेगेटिव है और ये क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब भी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो विद प्रॉपर साइन, तो यहाँ पे N का वैल्यू तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव बिकम्स व्हाट? पॉजिटिव हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, सपोज कीजिए कि एक चार्ज बॉडी है और जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, इट इज पॉजिटिवली चार्ज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आपसे पूछूं कि देखिए एक पॉजिटिवली चार्ज कैसे हुआ, तो पॉइंट टू नोटेड, प्रोटॉन कहां प्रेजेंट रहता है?
तो प्रोटॉन प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस में, तो क्या प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा? नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर कोई भी चार्ज बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब है कि ये जब न्यूट्रल रहा होगा ना, ये जब न्यूट्रल रहा होगा तो यहां से हम लोग यहां से यहां तक इसको पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए क्या यहां से आउट कर रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन्स आउट कर दिए हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स आउट कर दिए तो यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और जब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो ऑब्वियसली जब न्यूट्रल है तो जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, बट अगर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। अभी आपका ये लुकआउट नहीं है कि सर वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के अंदर है या बाहर रहेगा, आगे तक हम लोग बहुत तरीके से सीखेंगे। बस आप अभी ये जानिए वो कोई भी चार्ज बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कैसे होता है। तो कोई ऑप्शन पूछा जाएगा कि पॉजिटिवली चार्ज होने के लिए क्या उस पर प्रोटॉन का ट्रांसफर करेंगे, क्या उस पर प्रोटॉन डालेंगे, तो मेरा सजेशन है कि ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होता है। मेरा आपसे एडवाइस रहेगा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो या नेगेटिवली चार्ज हो, उसमें सबसे बड़ा रोल रहेगा इलेक्ट्रॉन का। अगर कोई भी रिजिड बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज हुआ, इसका मतलब हम लोग न्यूट्रल था तो वहां से इलेक्ट्रॉन को आउट कर दिए हैं। करेक्ट। इन सिमिलर फैशन सपोज कीजिए कि मेरे पास कोई न्यूट्रल बॉडी है और यहां पे इस न्यूट्रल बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब है कि यहां पे हम लोग क्या दे दिए हैं? इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं। किसी दूसरे जगह से अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, एक चार्ज का ट्रांसफर होने का आप लोग देखते होंगे सो मेनी प्रैक्टिकल लाइफ में कि ऐसे फॉर्म करते हैं और पेपर ऐसे की जाए तो अट्रैक्ट करता है। बचपन में हम लोग बहुत सारा काम ऐसा करते थे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि चार्ज का ट्रांसफर, छोटा छोटा पॉइंट उसको लिख लीजिएगा, उसमें बहुत बड़ा उसमें इंपॉर्टेंस नहीं है। तो चार्ज का ट्रांसफर होने का होना तो मोड बाई फ्रिक्शन भी हो सकता है। फ्रिक्शन एक बॉडी को दूसरे बॉडी से कीजिएगा, रब कीजिएगा, तब भी चार्ज का ट्रांसफर होगा। तो उन सारे पॉइंट पे हम लोग को ज्यादा नहीं आना है। मेन पॉइंट है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, चाहे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो, तो वो चार्ज पार्टिकल चार्ज कैसे होता है, उसमें सबसे बड़ा रोल किसका रहेगा? कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो वहां भी इलेक्ट्रॉन का ही रोल था, कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो वहां भी इलेक्ट्रॉन का। इसका मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे हम लोग किसका ट्रांसफर करेंगे? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे, प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं करेंगे। बिकॉज़ प्रोटॉन कहां प्रेजेंट रहता है? न्यूक्लियस में। चलिए मान लेते हैं कि एक पॉइंट 1 है और एक पॉइंट 2 है, और इस फ्रेम में इसका पोजीशन वेक्टर r1 है, इसका पोजीशन वेक्टर r2 है। तो यहां से यहां जो ए एरो है, इस एरो को हम लोग क्या पढ़ेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, जिसका पोजीशन बताते हैं वहां पे हेड होता है, और जिसके रिस्पेक्ट में बताते हैं वहां पे टेल होता है। तो ये जो एरो है इसका हेड 2 की तरफ है, तो ये क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। करेक्ट है ना? या भूल गए वेक्टर? ओके।
अब सपोज कीजिए कि मैंने आपको बोला कि देखिए मुझे ए चाहिए, ए क्या लिखे हैं, यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ R21। इसका मतलब है कि मुझे इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए। तो यूनिट वेक्टर को लिखने का तरीका क्या था, यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर का क्या रिप्रेजेंट करता है, देखिए हर वेक्टर का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो उसके डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। हर वेक्टर का एक रिप्रेजेंटेटिव रखा गया है जो उसका डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। फॉर एग्जांपल फ्रॉम डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस का रिप्रेजेंटेटिव क्या है, प्लस आई से हम लोग इंडिकेट करते हैं, वैसे ही माइनस एक्स एक्सिस का माइनस आई से इंडिकेट करते हैं। इन सिमिलर फैशन कोई भी वेक्टर अगर आसपास लिखते हैं तो उसका यूनिट वेक्टर लिखने के लिए एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे, वो वेक्टर और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है। ये हो गया यूनिट वेक्टर ऑफ R21। तो आप लोग देख लीजिए, जो भी न्यू स्टूडेंट है उनके लिए 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, नहीं जानते हैं तो पूछ सकते हैं, नहीं तो लिख लीजिएगा। ये बहुत बेसिक बात वेक्टर में हम लोग पढ़ते हैं। और आज व्हाट्सएप ग्रुप पे न्यू स्टूडेंट से मैं थोड़ा फिजिक्स के बारे में बात भी करूंगा कि आप लोग क्या क्या पढ़ के आए हैं। उनको वेक्टर वगैरह के कुछ कॉन्सेप्ट चाहिए तो मैं वेक्टर का भी क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं, वहां पे वेक्टर भी आपको पढ़ा दिया जाएगा। 11th से शुरू करने जा रहे हैं, बट ओल्ड बैच तो बहुत आगे बढ़ चुका है फिजिक्स में। बहुत आराम से देखिएगा, पूरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का बैकबोन है इलेक्ट्रोस्टैट, बहुत तरीके से पढ़ाता हूँ। देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे सर एक कौन सा नया बात बोल रहे हैं, तो सब लोग जानता है, बट मैं छोटा छोटा पॉइंट से भी इन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले आज के बाद लाइक चार्ज पार्टिकल रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो सबसे पहले लाइक चार्ज पार्टिकल repel to each other and unlike charged particle attract to each other। तो रिपेल का मतलब है कि रिपल्सन में एक दूसरे के टुवार्ड्स रहेगा या एक दूसरे से अवे रहेगा। टुवार्ड्स से अवे रहेगा। और अट्रैक्शन में तो लाइक चार्ज पार्टिकल का मतलब हुआ कि अगर टू पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल या टू नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करेगा, मतलब एक दूसरे के साथ उसका रिपल्सन होगा, तो जो फोर्स लगाएगा वो एक दूसरे से दूर जाएगा, अवे फ्रॉम ईच अदर। बट टू अनलाइक चार्ज पार्टिकल का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। इट मींस कि एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएगा वो एक दूसरे के टुवार्ड्स रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको एग्जांपल से सपोज कीजिए कि मैं सपोज कीजिए कि Q1 पॉजिटिव एंड Q2 भी पॉजिटिव
समझिएगा, या Q1 निगेटिव और Q2 भी निगेटिव। ओके, तो Q1 पॉजिटिव, Q2 पॉजिटिव या Q1 निगेटिव, Q2 निगेटिव। इसको मोबाइल प्लस किए हुए हैं बाकी सब कर दीजिए। ओके, तो सपोज कीजिए कि Q1 है और Q2 है, करेक्ट। इसके बीच में कोई डिस्टेंस मान लीजिए कि R है, ठीक है। तो यहां पे रिपल्सन होगा, तो सबसे पहले आपको एक पॉइंट में लिखवा दूंगा और एक कूलम्ब्स लॉ का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। यहां से हम लोग कूलम्ब्स लॉ पर धीरे धीरे करके शिफ्ट होंगे। तो रिपेल का मतलब है कि डायरेक्टली अवे फ्रॉम ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी लाइक चार्ज पार्टिकल लाइक बोथ आर पॉजिटिव एंड बोथ आर नेगेटिव, तो वो दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएगा वो एक दूसरे से दूर जाएगा, अवे जाएगा। लेकिन अबे तो ये भी तो हो सकता है क्वेश्चन में सर हाँ दूर तो जाए, ये भी तो दूर ही जा रहा है। बट मेरा आंसर रहेगा कि आजकल कोई भी दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा तो वो फोर्स का डायरेक्शन उन दो चार्ज पार्टिकल को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग रहेगा। अलोंग का मतलब पास भी हो सकता है, दूर भी हो सकता है। तो जो भी फोर्स कोई भी दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएगा, चाहे वो लाइक चार्ज पार्टिकल हो या अनलाइक चार्ज पार्टिकल हो, डजंट मैटर। लेकिन उस चार्ज पार्टिकल का जो फोर्स का एरो रहेगा वो ऑलवेज किस लाइन के अलोंग रहेगा, चाहे दूर अवे या टुवर्ड्स, बट उन दोनों चार्ज पार्टिकल को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग होता है। इसका मतलब आज के बाद इफ एनी टू चार्ज पार्टिकल apply force to each other, then what the direction of force? Force are along the line joining these two charge particle. इसका मतलब Q1 Q2 पे जो फोर्स अप्लाई होगा, तो अगर रिपल्सन हो या अट्रैक्शन हो जो भी रहेगा, लेकिन इस लाइन के अलोंग ही रहेगा, इस तरीके से नहीं होगा। समझ में आ गया स्टूडेंट? ओके, पहला चीज। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल लेके चल रहे थे कि बोथ आर लाइक चार्ज पार्टिकल। तो सपोज कीजिए कि यहां पे Q2 पे कौन फोर्स लगा रहा है? Q1। दैट्स व्हाई इसको हम लिखते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। बट रिपल्सन है तो हम लोग इस वेक्टर को टुवर्ड्स दिखाते हैं या अवे दिखाते हैं? अवे दिखाएंगे। इन सिमिलर फैशन अब Q1 पे जो फोर्स रहेगा तो उसको लिखेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इसको भी क्या लिखाएंगे? तो मैं रिपल्सन में की पॉइंट क्या बोला कि रिपल्सन में ऑलवेज एक दूसरे से दूर अवे। दैट्स व्हाई मैंने फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 को इधर दिखाया और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 को इधर दिखाया। करेक्ट। अब चलिए आप लोग को न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ाया हूं। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है? न्यूटन्स थर्ड लॉ है कि एक बॉडी दूसरे बॉडी पे जितना बड़ा फोर्स लगाता है, पहला बॉडी एक बॉडी दूसरे बॉडी पे जितना बड़ा फोर्स लगाएगा, फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी पे जितना बड़ा फोर्स लगाएगा, सेकंड बॉडी फिर फर्स्ट बॉडी पे उतना ही बड़ा फोर्स लगाएगा। बट डायरेक्शन क्या रहेगा? जस्ट अपोजिट। ओके, तो बताइए Q2 पे किसने फोर्स लगाया? Q2 पे Q1 ने फोर्स लगाया। तो इन सिमिलर फैशन Q1 पे भी तो Q2 लगाएगा अकॉर्डिंग टू विच लॉ? न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसका मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की सर इसका एप्लीकेशन क्या हो? इसका इतना अल्टीमेट एप्लीकेशन है, आपको दिखाऊंगा कि बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता है कि अगर न्यूटन्स थर्ड लॉ को अगर याद नहीं कीजिएगा तो वो प्रॉब्लम बनेगा 3 पेज में, और अगर एक कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो हाफ पेज बन जाएगा। तो यहाँ पे छोटा सा ही बात है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग कैसे करेंगे तो आप लोग पता ही नहीं। जब मैं प्रॉब्लम आऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा, देखिए यहाँ पे ऐसा हो रहा है तो इतना लेंदी जा रहा है, लेकिन यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ हम लोग अप्लाई कर दें तो 2 मिनट बच जाएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। दैट्स व्हाई इसका मतलब ये हुआ कि कूलम्ब्स लॉ आल्सो ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ।
एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगाता है वो किस लॉ के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं? कूलम्स लॉ। तो आगे चल के लिखवा देंगे, इसका मतलब कूलम्स लॉ ऑल्सो ओवे न्यूटन्स तो अब यहां देखिए, सपोज कीजिए कि इसको अगर आप एक्शन कहते हैं तो इसे क्या बोलिएगा? रिएक्शन। तो ए और ए आपस में क्या हो गया? एक्शन एक्शन रिएक्शन कपल हो जाएगा। और न्यूटन्स थर्ड लॉ में जो हम लोग एक्शन रिएक्शन, तो आपको तो पहले से ही पता है, जिनको नहीं पता है वो आज के बाद उनको पता होना चाहिए कि एक्शन रिएक्शन डज नॉट अप्लाई ऑन द सेम बॉडी। अगर एक्शन किसी और पे तो रिएक्शन किसी और पे। तो एक्शन रिएक्शन कपल टू डिफरेंट बॉडी पे अप्लाई होता है। तो एक नया बात ये सीखे कि हम लोग इसी, देखिए बहुत सारा चीजें कि आप जानते हैं, बट उसी को मैं क्या करूंगा थोड़ा अलग मॉडिफाई वे में आपको समझाऊंगा। तो ये चीज समझ में आ गया। इसका मतलब है कि कंक्लूजन ये हुआ कि टू लाइक चार्ज पार्टिकल, चाहे वो दोनों पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा और वो फोर्स एक दूसरे से दूर जाएगा। लेकिन दूर जो जाएगा, अवे जाएगा, किस लाइन के अलोंग रहेगा? वो दोनों चार्ज पार्टिकल को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग रहेगा। करेक्ट है? ओके। डस्टबिन में पीछे टर्न करना शुरू करो। डस्टबिन पर टर्न करना है पीछे। डस्टबिन में कट जाएगा। डस्टबिन अगर कट जाएगा तो फिर से भी ज्वाइन कर दीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट, सपोज ये Q1 नेगेटिव एंड Q2 पॉजिटिव। करेक्ट? तो एक कैसा हुआ? ये अनलाइक चार्ज पार्टिकल। तो अनलाइक चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अट्रैक्ट किस लाइन के अलोंग करेगा? उन दोनों चार्ज पार्टिकल को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग। ये मैं देख रहा था कि स्टूडेंट देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं। चलिए देखिए, तो अब मुझे ये बताइए कि न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो किया या नहीं किया? किसी को डाउट कि न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो नहीं किया है? नहीं, देखिए इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है, जस्ट अपोजिट है। यहां देखिए ए भी जस्ट अपोजिट और ए भी जस्ट अपोजिट। हो सकता है कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर ये तो ऐसे पास आ रहा है, इसका मतलब तो सेम डायरेक्शन होगा। सेम डायरेक्शन नहीं है। ए भी क्या है? जस्ट अपोजिट। और ए भी क्या है? जस्ट अपोजिट है। तो अब तो एक बहुत बेसिक बात मैं आपको सिखाया, जो कि पहले से भी आप बचपन से जानते हैं, बट इसमें एक नया चीज में हम लोग सीखे कि दो चार्ज पार्टिकल जो अनलाइक चार्ज पार्टिकल रहेगा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट जो टर्म था उसमें बहुत चीज छुपा हुआ था। अट्रैक्ट का मतलब टुवार्ड्स, बट टुवार्ड्स तो इधर, तो उन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग रहेगा। आप लोग वेक्टर में पैरेललोग्राम लॉ वगैरह पढ़ के रेडी हो जाएगा। बहुत जगह से होगा यहाँ पे। अधिका वेक्टर का कौन सा क्लियर नहीं है वो मुझे व्हाट्सएप करेंगे। ओल्ड बैच को व्हाट्सएप कर नहीं सकते हैं क्योंकि आपको वेक्टर का मास्टर बना दिए थे। चलिए
तो कूलम्स लॉ क्या है? मान लेते हैं कि मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल है, Q1 एंड Q2। तो कूलम्स लॉ है किसी भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, दोनों बात मैं एक साथ बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता कि व्हाट आर कैरेक्टर ऑफ Q1 एंड Q2। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन और फोर्स ऑफ अट्रैक्ट और F12 का मैग्नीट्यूड या F21 का मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? Q1 एंड प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2। देखिए मैंने सही लिखा या गलत लिखा? वेरी गुड। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं ना, तो इस बात का हम ख्याल रखेंगे। तो मुझे नहीं पता Q1 एंड Q2 का प्रोडक्ट अंदर में क्या है। दैट्स व्हाई मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, तो मैग्नीट्यूड जहां भी बोलेंगे वहां पॉजिटिव सेंस मेरा माइंड में काम करता है। तो F12 या F21 का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज का मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a square of distance between them. Inversely proportional to what? A square of distance between them. जो Q1 Q2 के बीच में डिस्टेंस रहेगा, तो इन दोनों को अगर मिला दीजिएगा from first and second, तो F12 या F21 क्या हो जाएगा? Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड बाई R स्क्वायर। तो F12 इक्वल टू F21 इक्वल टू व्हाट? K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। जहां पे K क्या है? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये मुझे शायद परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, थोड़ा दिन के बाद समझ में आएगा। जब कैपेसिटर वगैरह पढ़ाएंगे ना, तो वहां पे चीजें आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। व्हाट मीनिंग ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, अगर जाने कुछ होता होगा। और इसका वैल्यू पता है कितना होता है? 9। क्या 9 into 10 power 9 आम रहेगा, इमली रहेगा, क्या रहेगा? उसके बाद कुछ क्या कुछ नहीं रहेगा। ध्यान देखिए, एक K का वैल्यू मैं पूछ रहा हूं, K तो वैल्यू बता दिए। एक न्यूटन है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। वेरी गुड, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि आज फिजिक्स का क्लास इस सेशन में पहला क्लास मैंने स्टार्ट किया, और कुछ चांस की बात है कि आज ही 2 क्लास हो जाएगा। ओके, यहां तक हम लोग समझ में आ गया कि कूलम्स लॉ में का मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या होता है? K Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड बाई R स्क्वायर, जहां पे K है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू होता है 9 into 10 power 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। वेयर एप्सिलॉन व्हाट? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
क्या नहीं आ रहा है? स्टूडेंट शुरू करते हैं। ज्वाइन करिए आप लोग। ओके, अब देखिए, अभी जो बताने जा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ये थोड़ा बहुत आप लोग को कोऑपरेट करना पड़ेगा, मतलब इसमें जो जूम का है कट जाता है फिर बनता है, तो क्या कीजिएगा, लाइफ यही है, इसमें हम लोग को भी चलना पड़ता है, आपको भी चलना पड़ेगा, उपाय नहीं है। चलिए यहाँ देखिए, दो चार्ज पार्टिकल है और आपको मैं समझाने के लिए दोनों पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लिया हूँ, Q1 और Q2। तो Q2 पे जो फोर्स रहेगा वो रहेगा F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो सबसे पहले बताइए कि ये जो है, अगर यहाँ पे 2 का पोजीशन 1 के रेस्पेक्ट में बताना है तो उसको बोलते हैं R21। तो दैट्स व्हाई मैंने इस एरो को क्या लिखा है, यहाँ देखिएगा R21। और अगर 1 का पोजीशन 2 के रेस्पेक्ट में बताना है तो क्या लिखेंगे, R12। और दोनों का बीच का डिस्टेंस अगर R है तो आप खुद बताइए, R12 का मैग्नीट्यूड और R21 का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा या सेम होगा? तो R12 और R21 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब नेक्स्ट आते हैं कि फोर्स क्या है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को लिखने के लिए दो ही रिक्वायरमेंट आपको सिखाया गया है। किसी वेक्टर क्वांटिटी को लिखने के लिए एक तो उसका मैग्नीट्यूड चाहिए और साथ में क्या लगाते हैं, उसका डायरेक्शन। और डायरेक्शन के लिए रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, यूनिट वेक्टर। ओके, दैट्स व्हाई मैंने ए फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इन वेक्टोरियल फॉर्म लिखने के लिए मैंने क्या लिखा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का मैग्नीट्यूड लिख दिया, करेक्ट। और उसके साथ में उस फोर्स का डायरेक्शन लगाया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपने डायरेक्शन में एक क्यों लिख दिया, तो पहले ही आज ही पढ़ाया हूं कि दो लाइक चार्ज पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन के लिए डायरेक्शन मेरा ए है, राइट। तो इस डायरेक्शन के लिए हम लोग इसको लेंगे, इस डायरेक्शन को तो किसी भी डायरेक्शन को दिखाने के लिए उस डायरेक्शन का कोई भी एक वेक्टर मिलता है तो उसका यूनिट वेक्टर आप लगा सकते हैं। किसी भी डायरेक्शन को बताने के लिए, तो ये हो सकता है कि सर ये तो फोर्स था और आप डायरेक्ट यूनिट वेक्टर लगाते हैं, यूनिट वेक्टर तो इसका ले लिए। तो मेरा क्वेश्चन है कि यूनिट वेक्टर में कोई यूनिट नहीं होता है, तो उस डायरेक्शन को बताने के लिए किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख दिया, बट उसका डायरेक्शन बताने के लिए मैं इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मुझे डायरेक्शन ही तो बताना था। इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मैं इस वेक्टर की हेल्प से निकाल लिया, राइट। तो ए डायरेक्शन और ए डायरेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन था या सेम डायरेक्शन था, सेम डायरेक्शन है। दैट्स व्हाई मैग्नीट्यूड तो मेरा ये था। अब मैग्नीट्यूड तो देखिए मैं मोटर से लिया हूं, अगर डिस्टेंस का स्क्वायर है तो पॉजिटिव रहेगा, तो ये जो सर्किल मेरा है वो तो पॉजिटिव क्वांटिटी है। इसमें मैंने क्या लगा दिया, यूनिट वेक्टर। इसके बाद लिख दिया दिस इज व्हाट, यूनिट वेक्टर। अब नेक्स्ट तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब बताइए अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो क्या R के बदले इसका यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। ओके, K Q1 Q2 बाय R21 का स्क्वायर और R21 बोलिए ये किसके बदले यूज किए, यूनिट वेक्टर, और ये क्या था, मैग्नीट्यूड। और इस तरीके से F21 के लिए हम लोग क्या लिखे हैं, K Q1 Q2 बाई R21 का मैग्नीट्यूड का A स्क्वायर है, और यहाँ पे तो क्या हो जाएगा Q R21। अब इस मॉडुलस के अंदर जो क्वांटिटी है
इस मॉडुलस के अंदर का जो क्वांटिटी है वो देखिए पॉजिटिव क्वांटिटी है या नेगेटिव क्वांटिटी है। देखिए मुझे मॉडुलस को हटाकर फार्मूला डेवलप करना है। जो एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ उस एग्जांपल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। तो मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी है, दैट्स व्हाई आप मॉडुलस को वहां पे रिमूव। बट जब भी स्टूडेंट से सजेशन है कि जब भी आप मॉडुलस को हटाना चाहते हैं तो प्रॉपर उसके अंदर का साइन को केयर करके हटाइएगा, ठीक है। बट यहाँ पे मेरा दोनों Q1 एंड Q2 बोथ आर पॉजिटिव, दैट्स व्हाई K Q1 Q2 R21 का Q R21 और K का वैल्यू क्या था 1/4πε0 Q1 Q2 R21 का Q R2। अब इस फार्मूला का एक इंपॉर्टेंस देखिए और स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूला का मैं यहाँ एकदम बिल्कुल बेसिक है। अच्छा ये बताइए कि एक और चीज कोई आपसे पूछेगा कि कूलम्स लॉ किसके लिए वैलिड है, कंटिन्यूअस चार्ज पार्टिकल के लिए या पॉइंट चार्ज के लिए? तो मेरा आंसर है कूलम्स लॉ वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज, नॉट फॉर कंटिन्यूअस चार्ज। अब एक दूसरी बात है कि यहां भी हम लोग कूलम्स लॉ लगा देंगे। मान लो एक रॉड है, इस पे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंटिन्यूअस, और यहां भी कूलम्स लॉ का यूज करना है तो देखिएगा मैं यहां पे एक dq ले लूंगा। और dq का मतलब d समझते हैं ना, वेरी 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 स्मॉल, दैट्स व्हाई dq को हम लोग वहां पे क्या मान लेंगे, पॉइंट चार्ज मान लेंगे। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कूलम्स लॉ कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी पे हम लोग कूलम्स लॉ का अप्लाई करके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, बिल्कुल सॉल्व करेंगे। बट इस बात का ख्याल रखेंगे कि कूलम्स लॉ वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज को पहले dq लेकर काम करेंगे। एनीवे तो देखिए अब इस फार्मूला का एक सीक्वेंस ये रहा कि यहां पे क्या है, देखिए यहां पे 2-1, तो यहां भी क्या है 2-1, तो यहां भी क्या है 2-1 है। इसका मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 एक पूरा फार्मूला अपने आप में आपको सब कुछ बता देगा, मैग्नीट्यूड भी बता देगा और डायरेक्शन बता देगा। बिकॉज जहां से फार्मूला मैंने डेवलप करना शुरू किया था वहां से मैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ऐड कर दिया था। एक वेक्टोरियल फॉर्म जहां से लिखना शुरू किया था वहां में मैग्नीट्यूड भी लिखे थे और डायरेक्शन भी लिखे थे, और उस चार्ट को मिलाते हुए मैं यहाँ पे आया हूँ। इसका मतलब है कि मेरा कंप्लीट फार्मूला है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो स्टूडेंट का यहाँ पे रहेगा कंफ्यूजन किस तरह है, ये तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 है और इसका उल्टा रहेगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तब कैसे लिखते हैं? सपोज की जगह ये रहता फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे 1 2 है तो 4πε0 Q1 Q2, और यहाँ पे क्या होगा R12, यहाँ पे 1 2, तो यहाँ पे क्या 1 2 R S। हाँ Yeah, so फाइन। चलिए तो देखिए मैं ये बोल रहा था कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 के लिए अगर यहाँ पे A है तो देखिएगा यहाँ पे 2-1, यहाँ पे क्या है 2-1, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 के लिए। और एक कंप्लीट फार्मूला, ये जो फार्मूला मैंने डेवलप किया एक कंप्लीट फार्मूला है, ये मैग्नीट्यूड भी आपको बताएगा और डायरेक्शन बताएगा, करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर तो ये फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 के लिए है, अगर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 लिखेंगे तो 1/4πε0 Q1 Q2, और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे 1 2 है तो यहाँ पे क्या रहेगा 1 2, और यहाँ पे क्या रहेगा 1 2 रह जाएगा। तो अब समझ में आ गया।
अगर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 रहता तो क्या लिखते? तो वैसे लिखेंगे 1/4 Q2 Q3 R23 का Q, और यहाँ पे क्या लिखेगा R23। लेकिन यहाँ पे भी आपसे मिस्टेक हो सकता है, मुझे पता है कि मिस्टेक हो जाएगा। ये जो फार्मूला डेवलप किए हैं यहाँ पे Q1 Q2 का क्या पुट कीजिएगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करेंगे या वैल्यू विद प्रॉपर साइन? Yes, value with proper sign because we already removed the modulus, correct? मैंने मॉडुलस ऑलरेडी हटा दिया, मॉडुलस हटा के मैं रेडीमेड एक फार्मूला डेवलप किया। तो अब इस फार्मूला में मेरा सजेशन रहेगा कि जो आप Q1 Q2 का वैल्यू पुट करेंगे तो पुट द वैल्यू ऑफ Q1 Q2 विद प्रॉपर साइन। अगर Q1 पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है तो Q1 का पॉजिटिव साइन के साथ और Q2 का नेगेटिव साइन के साथ। ये जस्ट एक फार्मूला डेवलप करने के लिए मैंने डेवलप कर दिया दोनों चार्ज पार्टिकल को पॉजिटिव लेकर। बट अभी जस्ट मैं थोड़ा देर के बाद आपको या नेक्स्ट क्लास में मैं एक Q1 को अभी ले लेता हूँ, Q1 को पॉजिटिव और Q2 को नेगेटिव। तभी देखिएगा किसी स्टूडेंट के माइंड में होगा सर तो रिपल्सन के लिए ऐसा फार्मूला आ गया, अट्रैक्शन रहेगा तो क्या ऐसा फार्मूला आएगा? मेरा आंसर है कि जो फार्मूला डेवलप किए हैं ये बिल्कुल मोर एंड मोर जनरलाइज फार्मूला डेवलप किए हैं। चाहे तो दोनों या तो बोथ चार्ज पार्टिकल आर पॉजिटिव या बोथ आर नेगेटिव या वन ऑफ देम इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, सबके लिए फार्मूला वैलिड रहेगा। ओके, एक एग्जांपल देते हैं फटाफट। यह है Q1 पॉजिटिव और Q2 नेगेटिव। ये पॉजिटिव हुआ है नेगेटिव हुआ। अब यहां देखिए, सपोज कीजिए तो दो अनलाइक चार्ज पार्टिकल के बीच क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, रिपल्सन होता है। दो अनलाइक चार्ज पार्टिकल के अट्रैक्शन, ए फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 के लिए तो किसी वेक्टर को लिखने के लिए क्या लिखते हैं आप लोग? उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो आप बताइए इस फोर्स का डायरेक्शन किसके तरफ है, जरा बताइए तो। इस फोर्स का डायरेक्शन 2 से 1 की तरफ है ना। तो 2 से 1 तरफ के लिए हम लोग को एक डायरेक्शन पहले से मिला हुआ है। क्या है? R12 पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 का भी डायरेक्शन किसका तरफ है? पोजीशन वेक्टर ऑफ, मैं बार-बार बोल रहा हूं, इसमें कोई स्टूडेंट बोल सकता है कि तो फोर्स है तो फोर्स का डायरेक्शन तो डायरेक्ट किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर के लिए आप दूसरा का भी यूनिट वेक्टर यूज कर सकते हैं, कहीं पे ऐसा नहीं है, बस मुझे एक डायरेक्शन देना था। ओके, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 है डायरेक्शन टुवर्ड्स Q1, तो Q1 की तरफ के लिए डायरेक्शन ऑलरेडी मेरे हाथ में था, पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो एक क्या हो जाएगा के Q1 Q2 R स्क्वायर और R12 को क्या लिखिए? यूनिट वेक्टर ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 को क्या लिखेंगे? R12 बाय R12 का मैग्नीट्यूड, करेक्ट। और आपको जस्ट अभी बताए थे 12 का मैग्नीट्यूड और 21 का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है या सेम है? सेम है। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 के लिए K Q1 Q2 और इसके लिए क्या हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं? ठीक है ना? देखिए तो यहां पे अभी बहुत स्टूडेंट माइंड चल रहा होगा कि सर यहां तो 21 लिखे थे, सॉरी यहां तो 21 तो यहां भी 21 बट यहां तो 12 आ गया। तो कोई बात नहीं है, घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। R12 और R21, तो अब यहां देखिएगा F21 के मॉडुलस के अंदर का जो क्वांटिटी है वो क्या है? मॉडुलस के अंदर का जो क्वांटिटी है पॉजिटिव है या नेगेटिव है? इस केस में नेगेटिव है और मुझे मॉडुलस हटाना है विदाउट चेंजिंग द मेंशंस। तो मॉडुलस अगर यहां पे आप हटाना चाहते हैं तो आगे में क्या लगाना पड़ेगा? मैं मॉडुलस का बदल लिखा, वेरी गुड। R21
का स्क्वायर R12, और क्या R12 का मैग्नीट्यूड के बदले R21 लिख सकते हैं? ओके। और आप बताइए कि आपको वेक्टर में आज से एक आध साल पहले जब आप प्रैक्टिस में आए थे तो बताए थे कि किसी भी वेक्टर को अगर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो R12 को अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा? तो इस माइनस को यहां पर दे दीजिए। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 के लिए Q1 Q2 और इस माइनस को मैं यहां पे दे दिया, ठीक है। तो अब बताइए, दो सेम चार्ज पार्टिकल और वन ऑफ द एंड बोथ अपोजिट चार्ज पार्टिकल, दोनों के लिए फार्मूला अलग डेवलप हुआ या सेम ही फार्मूला है? 2-1 2-1 एंड 2-1। तो नेक्स्ट किसी स्टूडेंट को माइंड चलोगा सर ये तो मतलब डायरेक्शन का उल्टा पुल्टा जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब यहाँ पे Q1 Q2 का विथ प्रॉपर साइन अगर वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू जब पुट कीजिएगा तो देखिए अभी भी आपको डायरेक्शन बिल्कुल, ये फार्मूला आपको डायरेक्शन बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट बताएगा। करेक्ट इसलिए बताएगा कि एक्चुअल में ये जो क्वांटिटी है वो अपने आप में निगेटिव क्वांटिटी है, राइट। तो जब वैल्यू पुट कीजिएगा तो वो निगेटिव, जब ये पूरा जब इसका पूरा वैल्यू निकालेंगे तो आगे में इसके कारण एक निगेटिव रहेगा। वो निगेटिव इसको, इसके डायरेक्शन को क्या बना देगा? जस्ट दिखने में लग रहा है दिस वन लुक्स लाइक R21। ये लग रहा है कि हाँ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 अवे फ्रॉम 2 जा रहा है, अवे फ्रॉम 1 जा रहा है, बट ये R21 में आगे से इसका निगेटिव आएगा। ये जब यहाँ पे वैल्यू ऑफ Q1 Q2 को प्रॉपर साइन पुट करेंगे तो एक्चुअली जो डॉटेड सर्किल में बनाया इसके अंदर एक निगेटिव छुपा हुआ है, क्योंकि दोनों अपोजिट चार्ज पार्टिकल है। इसका निगेटिव इसके डायरेक्शन को क्या कर देगा? उल्टा कर देगा। दैट्स व्हाई दिस इज अ कंप्लीट फार्मूला। इस फार्मूला को अगर आप यूज करते हैं तो इस फार्मूला से आपको मैग्नीट्यूड भी मिलेगा और डायरेक्शन भी मिलेगा, दोनों। इसका मतलब है कि चाहे तो दोनों चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, आपके लिए एक बहुत बढ़िया फार्मूला। और इस फार्मूला का मैं आगे पूरा इलेक्ट्रो स्टूडेंट विग्रसली यूज करूंगा। तो ये हम लोग को आज के बाद, लेकिन आज का क्लास बहुत बेसिक लेवल से शुरू किया हूं। जस्ट मैं आज बता रहा हूं कूलम्स लॉ में एक्चुअली इसका क्वालिटी क्या है, फार्मूला कैसे हम लोग डेवलप किए हैं। नेक्स्ट क्लास में इसका, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्लास का थोड़ा सा हिंट देता हूं। R21, तो R21 को तो हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं ना, R2 - R1। और R2 क्या लिखेंगे? X2i + y2j + z2k। तो वहां से हम लोग का इसका x कंपोनेंट भी मिलेगा, y कंपोनेंट भी मिलेगा और z कंपोनेंट भी मिलेगा। तो इसको कल के क्लास में, अभी 10 मिनट आप लोग थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए और मैं भी थोड़ा